आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा साहब और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात है। एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप निफ्टी देखें तो जैसे कि अंदाजा था 9550-60 के आसपास ऊपर की तरफ के टारगेट तो हासिल हुए, उसके बाद रिवर्सल आया, 9500 तोड़ नहीं रहा है। तो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक 9500 से 9550 के बीच एक्सपायरी होने की पूरी उम्मीद फिलहाल नजर आती है। मिड कैप्स में रिलेटिवली खरीदारी हो रही है। आप कह सकते हैं कि अगर 2 स्टॉक कमजोर हैं तो 5 स्टॉक्स में तेजी है। नेट रुझान तेजी का दिखाई दे रहा है। निफ्टी भले ही वोलेटाइल हो रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमजोर हैं, इसलिए निफ्टी के लिए, दिग्गजों के लिए टिकना थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है। बिकवाली हो रही है फार्मा स्टॉक्स में, बिकवाली हो रही है प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में, जिनके चलते ऊपर के लेवल पर दबाव बना था, पर अब फिर से रिकवरी बनी है। निफ्टी में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं ऐसे में? 9500 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, ये भरोसा दिखा रहे हैं। अब देखिए, आज भी 9500 पे काफी राइटिंग होती हुई नजर आएगी, तो ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स का पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाता। और नई सीरीज की शुरुआत में भी इस तरह की जो पोजीशन बन रही है, इस सीरीज में नहीं, अगली सीरीज के अंदर भी, वो आपको ये बता रही हैं कि शायद ट्रेडर्स बाजार को सपोर्ट के कहीं करीब पा रहे हैं। तो ऑप्शन मार्केट का वर्डिक्ट फिलहाल यह है कि 9500 एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके ऊपर न केवल एक्सपायरी होगी, बल्कि यहां से बाजार अगली सीरीज की शुरुआत भी अच्छी कर सकता है। उम्मीद यही है कि अगली सीरीज में कुछ जोश देखने को मिले, क्योंकि इस सीरीज के अंत तक हमने देखा था दबाव जरूर देखा गया है। फिलहाल निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 95-35 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निचले लेवल से रिकवरी यहां पर जरूर बनती दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप देखें कि सेंसेक्स का क्या हाल है, तो 131 अंकों की बढ़त पर इस समय ट्रेड बनता हुआ, और मिड कैप इंडेक्स है जहां पर ज्यादा एक्शन आज के ट्रेड में देखने को मिला है। वो इंडेक्स देखिए 0.5% ऊपर और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली आज। हालांकि बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल से हमने देखा है दबाव जरूर आया है। दिन का लो 23,144 था, वहां से कुछ रिकवर करके 23,230 के लेवल्स पर हल्के दबाव के घेरे में इस समय बैंक निफ्टी। तो ऐसे माहौल में कहां होनी चाहिए आपकी नजर? हम आपको बताएंगे आखिरी सौदा में आज की जून सीरीज की एक्सपायरी कैसी होगी, हमारा क्या अनुमान है, पोल लेकर आएंगे। सीरीज के लिए निफ्टी की रणनीति क्या हो, राकेश बंसल बताएंगे आपको। जुलाई सीरीज में किन इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे अपने फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ। सीडीएसएल की लिस्टिंग कैसी होगी रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन के बाद, और एरिस लाइफ साइंसेज में सुस्त लिस्टिंग के बाद क्या करें, और एयू स्मॉल फाइनेंस में आईपीओ का आखिरी दिन कल है, तो पैसे लगाएं या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके अलावा 5 नए स्टॉक्स जो एफएनओ में कल से शामिल हो रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा रोज की तरह अब से कुछ ही देर में लॉन्ग और शॉर्ट 3 बजे निफ्टी कॉल और 3:15 पर बीटीएसटी या एसटीबीटी। तो एक एक्शन पैक शो जरूर है, लेकिन इस समय देख लेते हैं बाजार की चाल कैसी है। निफ्टी में क्या बढ़ रहा है ये पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, एक्सिस बैंक है आज का स्टार परफॉर्मर, 3.5% का उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा मेटल्स का योगदान है तेजी में, या फिर सहारा जो मिल रहा है उसमें वेदांता, टाटा स्टील और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं करीब 2% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि बिकवाली के घेरे में कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, आईओसी जैसे काउंटर्स हैं। इनफैक्ट आईओसी और बाकी ओएमसीज पर सीएलएसए ने साफ कह दिया है कि भले ही 11% डिस्काउंट पर ये कंपनियां दिख रही हो अपने पीक से, यहां पर इस समय खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बॉटम फिशिंग के बारे में अब ना सोचें। स्टॉक्स जो दूसरे एक्टिव हैं, ऑफ कोर्स इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि इसने इच्छा जताई है एयर इंडिया में एक हिस्सेदारी लेने के लिए। स्टॉक 2.5% नीचे। आरसीएफ का ओएफएस खुल चुका है, 5.5% की गिरावट यहां पर। केयर, जहां पर क्रिस्टल ने 9% हिस्सेदारी कैनरा बैंक से खरीदी, और जेपी एसोसिएट्स या फिर पूरी जेपी ग्रुप में आज हम फिर देख रहे हैं अच्छी तेजी के ट्रेड्स बनते। और हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर फिलहाल आपको बता रहा है कि बाजार में पैसे आ रहे हैं इस भारी उतार चढ़ाव के बीच भी, और इसको देखते हुए क्या होनी चाहिए अब हमारी रणनीति अगली सीरीज के लिए। राकेश बंसल हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, ये बताइए कि आज तो लगता है 9500 के ऊपर एक्सपायरी हो ही जाएगी शायद। अगली सीरीज के लिए अगर अभी से कोई पोजीशन लेनी हो, क्या हो सकती है वो? प्रदीप जी, मेरा ऐसा मानना है, अगर अगली सीरीज के लिए कोई निफ्टी में पोजीशन लेनी है इंडेक्स में, तो तेजी की होनी चाहिए। और इसका एकमात्र कारण है कि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, यूएस मार्केट्स को,
कल के सत्र में उन्होंने अप ट्रेंड को रिज्यूम करा है और मुझे लगता है कि भारतीय मार्केट्स में भी जो बॉटम है वो लग चुका है, जो 9500 के नीचे हम गए थे, और हम भी अप ट्रेंड को रिज्यूम करेंगे। एक बार 9560 के ऊपर क्लोजिंग ले तो इसकी कंफर्मेशन मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी की 9600 की कॉल को खरीदना चाहिए अराउंड 75 रुपीज़ के अराउंड, निफ्टी की 9700 की कॉल को 39 रुपीज़ के अराउंड बेचना चाहिए। तो मैक्सिमम रिस्क प्रदीप जी आपका अराउंड 36 रुपीज़ का बैठता है। और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बार 9560 के ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो मुझे लगता है कि अगली सीरीज में हम 9700 के लेवल्स देख पाएंगे। अगर वो लेवल्स आते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 64 रुपीज़ का इस स्ट्रेटजी में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रणनीति हुई आपकी निफ्टी के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ और स्टॉक्स पे नजर रखनी है, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लेकर चलनी हो, तो ऐसी स्थिति में कहां पर मौका बन सकता है? पहले अगर दिग्गजों की बात करें, राकेश, देखिए इस सीरीज के दौरान BPCL, गेल, ये दो ऐसे ऑयल स्टॉक्स हैं जो बहुत बुरी तरह पिटे हैं। क्या रणनीति होगी अगली सीरीज के लिए? देखिए प्रदीप जी, ऐसा कोई यहाँ पर अभी तक टेक्निकल रुझान नहीं है कि ट्रेडिंग के नज़रिए से यहाँ पर किसी तरह की पोजीशन ली जाए। एंटायर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ऊपर से एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था और एज ऑफ नाउ कोई ऐसा रुझान नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग की जाए। किसी का लंबी अवधि का नज़रिया और निवेश करना चाहते हो तो बात अलग है। एल्स इस स्पेस को, ऑयल मार्केटिंग स्पेस को और ये जो गेल है, इसको क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड की राय है फिलहाल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और इस सीरीज का स्टार परफॉर्मर अगर आप दिग्गजों में देखें तो वो है औरोबिंदो फार्मा। लॉन्ग करेंगे अगली सीरीज के लिए भी, रोल करेंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, इस स्टॉक का टेक्निकल रुझान काफ़ी पॉजिटिव है और अगर आप देखें तो पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक साइडवेज जोन में कंसोलिडेट हो रहा है और इस कंसोलिडेशन के अंदर एक नया सपोर्ट 645 का एक सपोर्ट बेस निकल के सामने आ रहा है और टेक्निकली मुझे लगता है 700-705 के लेवल्स अगली सीरीज की शुरुआत में, शुरू के 10-12 दिन में ऊपर में ये लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत तगड़ी रोल ओवर में पिकअप देखने को मिला है। हिंडाल्को एक स्टॉक मुझे दिख रहा है, कल तक यहां पर मुश्किल से 30% के आसपास का रोल था, अब ये 60 पे आ गया है। बहुत तगड़े रोल हुए हैं आज हिंडाल्को में, थोड़ा ऊपर भी है लेकिन कहीं जा नहीं रहा है। राकेश, पोजीशन बनाएंगे आप? बिल्कुल प्रदीप जी, मेटल स्पेस अच्छा लगता है और हिंडाल्को में देखें तो 186 के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है और इस स्टॉक को मुझे लगता है 186 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। ऊपर में 203-204 के लेवल्स अगली सीरीज की शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इस सीरीज का ओवरऑल स्टार तो मेरे ख्याल से जेपी एसोसिएट्स ही है, क्या कहते हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, स्टार जेपी एसोसिएट्स है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्निकली ऐसा लगता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है। यहाँ से स्टॉप लॉस डीप है और वो डीप इसलिए है प्रदीप जी क्यों आज ही के सत्र में 11% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है, शॉर्ट टर्म में 19.50 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला लक्ष्य 24 रुपये 75 पैसे और उसके बाद 28-29 के लेवल भी जेपी एसोसिएट्स में ऊपर की तरफ मुमकिन लगते हैं। 75% से ऊपर रोल ओवर हो गए यहाँ पे और ऐसे ही रोल ओवर हुए हैं तकरीबन अडानी पावर में। यहाँ पे क्या लगता है प्रदीप जी? यहाँ पर मोर ऑफ अ पुल बैक ट्रेड लगता है। किसी ने अगर लिया है तो ठीक है, एल्स नई खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस काफ़ी डीप बैठता है। बाकी दूसरे भी स्टॉक्स अदानी समूह के, जो अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ये दोनों स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट अदानी पोर्ट मुझे लगता है एक्सपायरी के चलते सिर्फ ये साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और अगली सीरीज की शुरुआत में अदानी पोर्ट में भी ऊपर की तरफ 390 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पोर्ट पसंद है, लेकिन एडीएजी में आरकॉम सरप्राइज मूवर रहा। जिस तरह से गिरा उसके बाद अब रिकवर भी हुआ है और देखिए 76% पोजीशन का ये जो रोल हो रहा है, क्या मतलब है इसका, तेजी या मंदी? देखिए प्रदीप जी, मोर ऑफ अ पुल बैक ट्रेड है। ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक निकल के आ रहा है और एक बार ये स्टॉक 22 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तब ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है। ऊपर में 25 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट प्रदीप जी, अगर टेलीकॉम स्पेस में कुछ खरीदना है तो वाई नॉट भारती। अगर आप भारती को देखें तो 4-5 साल से स्टॉक ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है और बेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर भारती का है। 380 की एक मेजर नेकलाइन, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिखाया है और टेक्निकली 1 से 1.5 महीने में ऊपर में 440 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। अगर टेलीकॉम में कुछ बाय करना है तो भारती को बाय करना चाहिए। ओके, भारती एयरटेल, यह है आपकी पसंद का स्टॉक।
टेलीकॉम सेक्टर में। राकेश, इजाजत लेंगे, कोई डिस्क्लोजर्स? थैंक यू प्रदीप जी। जिन भी स्टॉक्स में बात करी है एक्सेप्ट फॉर जेपी, किसी में कोई निजी निवेश नहीं है, बट बाकी स्टॉक्स भी, भारतीय एयरटेल भी क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल बाजार में आप देखिए 9,537, 46 पॉइंट ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर। प्राइवेट बैंक में बिकवाली हो रही है काफ़ी हद तक, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव जोन में बना हुआ है किसी तरह बैंक निफ्टी पर। सबसे बड़ी राहत तो मिड कैप में ही है, पॉजिटिव मार्केट ब्रेथ है। ऐसे में बाजार में आपके लिए ट्रेड और निवेश के मौके और कहां बन रहे हैं, AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से जानेंगे। साथ ही थॉमस कुक के चेयरमैन माधवन मेनन भी जुड़ेंगे हमारे साथ एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत, फिलहाल अगर हम देखें बाजार 9,500 के ऊपर ही क्लोजिंग की तैयारी में है, लेकिन अगली सीरीज में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पोजीशन 9,500 के पुट पे बनती हुई नजर आ रही है अब भी। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट ने एक बॉटम बनाया है और अब आप तेजी करके जाएंगे अगले कुछ दिनों के लिए? गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी है, अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखते हो तो ये फर्स्ट निगेटिव मंथली क्लोज शायद आ सकता है, और ओवरऑल इसके वीकली पैटर्न को देखते हो तो इसने वीकली लोज को तोड़ के जो 9560 के जो लेवल्स थे उसके नीचे का सस्टेनेंस रखा है। आज इंट्राडे में एक बार वो लेवल्स क्रॉस हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने उस लेवल को वापस छोड़ा है हमने एक सेल ऑफ देखा है। मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग वाला रैली है, इसमें कोई बेयर रैली या तो बेरिश रैली ऐसा फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि 95 के लेवल्स को ये तोड़ के एक बार 94 या 9350 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। वहाँ पे इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और उन्हीं लेवल के आसपास हम बाई की सलाह देंगे। करंट लेवल्स पे हमारा ये व्यू है कि जब तक निफ्टी वापस 9600 के ऊपर सस्टेन ना हो तब तक कोई भी यहाँ से रैली मिले हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। आई थिंक वो फायदेमंद रहेगा। राजेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से ऊपरी लेवल्स पर बाजार काफी भारी हुआ है, बिकवाली आई है। अब ये एक्सपायरी का ट्रिगर जो था वो आज के आज निपट जाएगा, लेकिन जीएसटी का कितना आपको लग रहा है डर या फिर अनिश्चितता बाजार पर भारी पड़ेगी? गुड आफ्टरनून हर्षदा, आपने सही कहा कि आज एफएनओ सेटलमेंट का जो भी ओवरहैंग है वो निपट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात जो देखने वाली ये है कि जो रोल ओवर हो रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं बावजूद इतनी अनिश्चितता के। तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़े करेक्शन और हो, उसके बाद एक अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, बहुत घबराहट है बाजार में, कैसे होगा, क्यों होगा। कई इंडस्ट्रीज लगातार स्ट्राइक कर रही हैं और कई आंदोलन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस वजह से ही बाजार थोड़ा सा नर्वस है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, खास करके निफ्टी स्टॉक्स में। वैसे भी अगर आप देखें तो 2017 में करीब 17% के रिटर्न इंडेसेस में आ चुके हैं, तो बहुत से लोग जो अच्छे मुनाफे में बैठे हैं वो थोड़ी मुनाफा वसूली कर ले हैं। बट लंबी अवधि में जीएसटी या सरकार के जो दूसरे कदम हैं, फिर वो चाहे एनपीए रिजोल्यूशन को लेकर के हों, जीएसटी को रखे हों, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के हों, इन सब चीज़ों का एक बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होगा। हो सकता है 1 क्वार्टर के नंबर हमें थोड़े खराब नजर आए, बट ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगी अच्छे स्टॉक्स को चुनने के लिए। बहुत से स्टॉक जो ओवर वैल्यूड हो गए थे वहाँ थोड़ा करेक्शन होता हुआ नजर आया है। अगर यहाँ से भी और 5-7% का करेक्शन आता है तो मैं समझता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, यही हमारी राय है। ओके, तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि गिरावट का फायदा उठाएं और खरीदारी करें। आपने ये बात सही कही कि जीएसटी को लेकर काफी हद तक लोग परेशान हैं, और अगर कोई भी कारोबारी है वो शेयर बाजार में भी पैसे लगाता हो, निवेश करता हो, ट्रेड करता हो, तो इस वक्त मुझे लगता नहीं कि वो शेयर बाजार की तरफ देख रहा है, वो अपने कारोबार में ही व्यस्त है, अपने हिसाब किताब को ठीक करने में। लेकिन जो लिस्टेड कंपनियां हैं राजेश, उन पे क्या असर पड़ेगा? एक फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पे जीएसटी की वजह से जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, इन दोनों के नतीजों पर क्या असर आएगा, ये आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे कि अभी मैंने कहा कि थोड़ा दबाव बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमने चैनल चेक करी है उसमें एक चीज़ तो ये हो रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं वो
स्टॉक नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जो भी स्टॉक है उसे डी स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे दो चीज़ होंगी, एक तो आने वाले दिनों में नंबर्स पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कोई अभी स्टॉक ले रहा नहीं है। दूसरे अगर आप देखें तो लगातार सेल चल रही है, कई जगह 50% ऑफ चल रहा है, कहीं पर कुछ ज़्यादा छूट दी जा रही है। तो इनसे होगा ये कि लोग अपने घरों में अपनी जो उनकी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा सामान ले रहे हैं, जो कि आने वाले 3-6 महीने में उनके चल जाएगा। तो इस वजह से वहाँ से भी खरीदारी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि कम से कम 2 क्वार्टर्स रेवेन्यू पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। जो हम देखेंगे नंबर्स में बिल्कुल दबाव होगा। हो सकता है कि 8 से 10% का कट हम बॉटम लाइन पे कुछ एक कंपनियों में देखें। तो कुछ दबाव देखने को मिलेगा और अलग अलग सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट जरूर देखा जाएगा। उस पर हम डिटेल में कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल थॉमस कुक ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कंपनी ने कियोनी ग्लोबल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट नेटवर्क को खरीदा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन माधवन मेनन। मिस्टर मेनन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कुड यू टेल अस what is the kind of investment that you've put in this particular acquisition? So, Harshada, good afternoon. I'm not permitted to reveal the price, but let me share that we funded this from our own internal accruals, and it primarily adds a network of 17 countries to our existing footprint. So effectively, it takes us from being an Indian company primarily operating in India with an operation in Hong Kong, now having a global footprint. Okay, if you could tell us or you could tell your investors, these shareholders, how significant is it for your current business? How valuable is it? Is it going to add new routes, new destinations, or is it going to offer you better products, maybe more value addition? Yeah, so I think it does several things for us. First of all, it diversifies our various businesses that we are in. Today, the majority of our revenues flow in from the outbound business in India through SOTC and Thomas Cook, and in Hong Kong through Kuoni Hong Kong. With the investment in the destination management businesses, we have diversified our earnings as a first point. A second important point is that our outbound businesses use several of the destinations where we are acquiring companies under this arrangement. So as a result of which we expect that there will be synergy benefits arising out of this. The last point is that as far as corporates are concerned, increasingly a large number of Indian companies have operations in various parts of the world like Australia, in Southeast Asia, in the Middle East, and in North America. This acquisition enables us to service both ends of these businesses, especially from a corporate's point of view, and therefore we see huge opportunities emerging out of this acquisition, both in terms of backward integration as well as permitting us to enhance some of our margins. Now, what we're given to understand at the moment, Mr. Menon, is that post this acquisition, your turnover is likely to go up to 8,700 crores. Is that correct? And how soon do you gain from this acquisition? So you're absolutely correct that the combined revenue of the Thomas Cook India Group now stands at 8,700 crores, or approximately $1.3 billion US. Through this acquisition, revenues will start flowing in from day one as far as we are concerned. We believe that over the next 2 years, we will be able to drive increased volumes through these acquired businesses. Simultaneously, we believe that we will also be able to drive increased margins through the synergies that we can generate within the new businesses, as well as combining them with the existing businesses. But let me qualify here that these businesses will operate separately. We don't intend to integrate them across the board. Thank you, Mr. Menon, and all the best for this acquisition. Thomas Cook 3% ऊपर है. कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत में इन्होंने साफ कहा है कि अलग सब्सिडरी के तौर पर ये पर्टिकुलर एक्वायर्ड एंटिटी काम करेगी. हालांकि जो कंबाइंड टर्नओवर होगा इस एंटिटी का थॉमस कुक के साथ मिलाकर वो 8,700 करोड़ से ज्यादा का रहेगा और इंस्टेंटली उसका फायदा मिलता दिखाई देगा. वो स्टॉक आपके सामने 2.5% ऊपर है. इस पर कोई इंसाइट राजेश, आपने क्या ट्रैक किया है थॉमस कुक को हाल फिलहाल में?
देखिए, हमारा अनुमान है कि ये एक्विजिशन के बाद जो अर्निंग्स में ग्रोथ आएगी वो सबको लेकर के इसका प्राइस टारगेट करीब 255 रुपये का बनता है। तो उसके आसपास हम कहेंगे कि मुनाफा वसूली कर लें। उसके बाद अगर नंबर्स जैसे आएंगे तो हम रेट कर लेंगे टारगेट्स को, बट इस वक्त हमारा अनुमान स्टॉक पे 255 रुपये के टारगेट का है। ओके, यानी कि यहाँ से 20 रुपए की और बढ़त की उम्मीद राजेश कर रहे हैं। वहां पर मुनाफा ले लें और उसके बाद अर्निंग्स देखिए और फिर नया इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए थॉमस कुक पर। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद नजरें रहेंगी आज निफ्टी में आपने क्या रणनीति लेनी चाहिए। साथ ही चर्चा के लिए ढेर सारे टॉपिक्स ऑफ कोर्स, जो 5 नए एंट्रेंस होंगे वायदे बाजार में कल से, उस पर भी बात करेंगे। आप बने रहिए सिंधी से आवाज पर। आगे संजय डोंगरे भी देंगे हमारा साथ। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और इस वक्त बाजार में एक्सपायरी में करीब आधा घंटा बाकी है। इस सीरीज की एक्सपायरी 9500 के ऊपर होगी। हमारे 52% एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिया था 3 दिन पहले। और बिल्कुल देखिए, एक बार फिर CNBC आवाज का पोल सही साबित होता हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में अब अगली सीरीज के लिए अगर आपको रणनीति बनानी हो तो क्या करें। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ निफ्टी कॉल लेकर जुड़ने ही वाले हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले राकेश बंसल हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बताई है एक बार आपको फिर से दोहराते हैं आपके लिए। निफ्टी की जुलाई सीरीज की 9600 की कॉल 75 रुपए पर है, उसको खरीदिए। इसके सामने 9700 की कॉल राइट कर दीजिए या बेच दीजिए। इससे फायदा यह होगा कि 9700 की कॉल जो आप बेचेंगे वहां पर आपको करीब 41 रुपए, चलिए 40 रुपए मान लीजिए कि मिल जाएंगे। तो ये 75 में से 40 निकल गए और आपकी कॉस्ट मुश्किल से 35 रुपए या 40 के बीच में ही आएगी। तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लागत कम करने की ये रणनीति है और बाजार में जब तेजी आएगी तो उससे आपके इन दोनों ही पोजीशंस पे नेट आपका मुनाफा और बढ़ेगा। ये एक स्ट्रैटेजी, रिस्क भी मैनेज रहेगा और आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी। तो नई सीरीज के लिए पहली पोजीशन अगर आपको लेनी है तो 9600 की कॉल खरीदिए, 9700 की कॉल बेचिए। यह है रणनीति। लेकिन आज जाते जाते निफ्टी में आप क्या करके जाएं, एक बार दुनिया के बाजारों पर नजर रख लें। दुनिया के बाजार थोड़े से मंदे नजर आ रहे हैं यूरोप में और ये रुख लगातार बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स में कल एक अच्छा संकेत आया था, आज फिर से उत्साह निकल गया है ऐसा लगता है। वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप वागले, सबसे पहला कॉल उन्हीं से लेते हैं। बताइए मिस्टर वागले, क्या करेंगे? आफ्टरनून प्रदीप, आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, बट अब जब तक टॉप 95, 70, 80 क्लियर नहीं करता, मैं समझता हूँ हम एक 100 पॉइंट के दायरे में रहेंगे। 94.70, 95.70 ये रेंज होगा और उसमें स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमको दोनों साइड प्ले कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ लेकिन मैं इतना बेरिश भी नहीं हूँ कि 94.70 ब्रेक होके 9300 की तरफ जाए, ये भी मेरा नहीं है। तो ये सीमित 100 पॉइंट के दायरे में हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा मैं मानते चल रहा हूँ। ओके, दायरे बंद रहेगा बाजार 9470 से 9570 के बीच 100 पॉइंट की रेंज है। वागले साहब की राय और इसी दायरे में आपने ट्रेड करना है। श्रीकांत, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को इस समय? निफ्टी में आप क्या ट्रेड लेंगे? हर्षिता, मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जो एक ट्रेंड बना हुआ है उसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनी हुई है और जैसे आज हमने जो एक सेल ऑफ देखा था 95.75 के बाद, मुझे लगता है कि हमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीरीज को ही फॉलो करना चाहिए। 96 के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी पे शॉर्ट कॉल का व्यू लेंगे और टारगेट्स रखेंगे 94.30 के। राहुल शाह की भी राय अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मोतीलाल ओसवाल की ओर से ये स्ट्रैटेजी उन्होंने दी है और ये कह रहे हैं 9620 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन लेंगे। अगले 4 से 5 दिनों में ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर होंगे और 9510 पर रखिएगा स्टॉप लॉस। ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी पर रणनीति सामने निकल कर आ रही है। हमारे साथ इनफैक्ट अब एक और जानकार जुड़ गए हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड के ईवीपी और सीनियर फंड मैनेजर संजय डोंगरे। डोंगरे साहब, स्वागत है आपका। कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और ये शायद ये एक्सपायरी के चलते ही देखी जा रही है, लेकिन हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जीएसटी का कितना इम्पैक्ट और क्या रणनीति उस लिहाज से होनी चाहिए, कंसिडरिंग इसका अर्निंग्स पर कहीं ना कहीं असर जरूर देखने को मिलेगा। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस समय? कोई क्या अलग रणनीति बनाई है आप लोगों ने बाजार को लेकर? नहीं, तो जैसे जीएसटी की वजह से हमने ये रिपोर्ट्स सुना, हमने ये देखा है कि काफ़ी कुछ समय तक कुछ
कुछ मैग्नीट्यूड का डिस्ट्रप्शन हम ट्रेड चैनल्स में आ सकता है। तो ये जो डिस्टॉकिंग है वो काफ़ी सेक्टर्स में हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण ऑब्वियसली जो सेकेंडरी सेल्स है वो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सेल्स जो कंपनी से डीलर्स को होते या डीलर्स से या कंपनी से होलसेलर्स को होते वो सेल काफ़ी सबड्यूड है। तो उसके कारण ऑब्वियसली जब जून क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो उसमें वो सबड्यूडनेस आपको दिखाई देगा। एंड ऑब्वियसली पीपल विल चैनल्स विल टेक सम टाइम टू रीस्टॉक। तो मुझे ये लगता है कि जून और सितंबर के क्वार्टर्स में इतना कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं दिखाई देगा। तो उसके कारण हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीने में मार्केट में काफ़ी देर तक वोलेटिलिटी रह सकती है। तो ये देखिए पिछले साल भी यही सीन था, साल की शुरुआत में अच्छे ग्रोथ की उम्मीद थी, लेकिन आखिर में निफ्टी की अगर आप ईपीएस देखें तो मेरे ख्याल से 450 रुपए के आसपास ही आती हुई नजर आई। इस साल के लिए शुरुआत में अंदाजा लगा है कि 500 रुपए तक हम ईपीएस दिखा सकते हैं, निफ्टी में बड़ा उछाल आएगा। लेकिन अब कितने क्वार्टर तक ये जीएसटी का असर रहेगा और उसके बाद फिर पूरे साल के ग्रोथ के अनुमान कितने काटने पड़ेंगे एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स को? नहीं, तो जैसे ये जीएसटी का इम्पैक्ट एट द मैक्स जून और सितंबर क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट रह सकता है, बट उसके बाद तो थिंग्स शुड नॉर्मलाइज। तो मुझे लगता है दिसंबर और मार्च के क्वार्टर्स जो नॉर्मल अर्निंग्स ग्रोथ है वो दिखाई दे सकती है। तो इसके कारण या FY18 के नंबर्स थोड़े बहुत कट हो सकते हैं, बिकॉज हमारे जून और सितंबर के क्वार्टर्स में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे सकती है। तो ऐसे में क्या आप रुझान रखेंगे, कितना कैपिटल एलोकेट करना बेस्ट रहेगा इस समय एक नए निवेशक को या फिर एग्जिस्टिंग निवेशक को, या फिर थोड़ा सा कैश अपने हाथ में रखें, आगे मौके मिलेंगे बाजार में? नहीं, देखिए अगर अगले 3-4 महीनों में अगर मार्केट में वोलेटिलिटी दिखाई देती है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ने ये जो वोलेटिलिटी अगर आती है तो उसका दे शुड यूज इट टू इंक्रीज देयर एलोकेशंस टू द इक्विटीज, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद जो थिंग्स विल नॉर्मलाइज तो अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई देगी। और मेनली ये अर्निंग्स ग्रोथ जो दिखाई देगी वो जो सिक्लिकल ओरिएंटेड सेक्टर्स है या डोमेस्टिक डिपेंडेंट सेक्टर्स है उन सेक्टर्स में ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी कंपेयर टू द डिफेंसिव सेक्टर्स। तो मुझे लगता है कि अगर वोलेटिलिटी में अगर इन्वेस्टर्स को चांस मिलता है तो दे शुड इंक्रीज देयर एलोकेशंस टू द इक्विटीज। खास सेक्टर्स जहां पे इस वक्त आप अपना नया पैसा लगा रहे हैं, डोंगरे साहब अगर आप हमें बताएं, कोई इंटरेस्टिंग थीम आप देख रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग स्कीम है जिस पर आप खास जोर दे रहे हैं और अपने नए आने वाले कस्टमर को कह रहे हैं कि आप इसमें पैसे डालें? नहीं, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट का अगर वैल्यूएशन अभी देखेंगे तो बेस्ड ऑन ट्रेलिंग 12 मंथ्स मार्केट इज पुटिंग एट अबाउट 23 टाइम्स, बट अगर एवरेजेस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स या 10 साल के देखेंगे तो अराउंड 18.5 है। तो क्लियरली द मार्केट का वैल्यूएशन अभी है वो प्रीमियम पे चल रहा है। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि अगर मार्केट को इस वैल्यूएशन को अगर सस्टेन करना है तो आगे अर्निंग्स ग्रोथ आना जरूरी है। तो इट्स वेरी टू सस्टेन दिस वैल्यूएशंस ऑब्वियसली यू नीड द अर्निंग्स ग्रोथ। तो हम वही सेक्टर्स या स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिसमें आने वाले या 2-3 सालों में अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है। तो मुझे लगता है कि जो सिक्लिकल ओरिएंटेड सेक्टर्स है उसमें अर्निंग्स ग्रोथ कंपेयर टू डिफेंसिव सेक्टर्स, उस सिक्लिकल सेक्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे सकती है। अच्छा, ये बताइए, तमाम कंपनियां जिनके ऊपर बैंक्रप्सी के केस शुरू हुए हैं डोंगरे साहब, क्या होगा इन कंपनीज का? No, so ultimately they will follow the due process of law which has been enacted. तो हमें तो we'll have to wait and watch basically. इसमें क्या होता है कि पहले तो हफ्ते भर शेयर होल्डर्स को लगा कि ये सब बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा वैल्यू, सब बेच के चले गए। अब फिर लेने आ रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, समझ में नहीं आ रहा है कि ये शेयर जो है उसके शेयर होल्डर को फायदा होगा या नुकसान होगा। No, so I mean obviously you can't look at those bankrupt companies from investment point of view, but at least some of the lenders who have lent money to these kind of companies, at least उन lenders के लिए कुछ रिकवरी इस प्रोसेस से हो सकती है। तो मुझे लगता है कि
हम उस नज़रिए से ये सब प्रोसेस को देखना चाहिए। हम जो बैंकरप्ट कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करने की एंगल से नहीं देखना चाहिए। ओके, अच्छा, आज का आखिरी सवाल जो हम सबसे पूछ रहे हैं, अगर कोई एयरलाइन एयर इंडिया को एक्वायर करने जा रही है तो आप उसका शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे? No, I can't talk a stock specific thing, but I mean, अगर इस तरह का कुछ इवेंट होता है तो you'll have to look at the kind of deal which is going through, क्या वैल्यूएशंस पे हो रहा है, किस तरह की financing हो रही है. So all those nitty-gritties you'll have to look into. Only after that you can give some concrete answers. I mean, at this point of time it is just a speculation. डोगरे साहब, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन आज की हॉट स्टोरी यही है क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन ने ऑफ कोर्स वो इच्छा जताई है एयर इंडिया में निवेश करने की, उसको अक्वायर करने की। स्टॉक देखिए निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ 1242 के लेवल्स अब आ चुके हैं। राजेश, आप क्या कर रहे हैं? इंटरग्लोब एविएशन में क्या एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मौका दिख रहा है या फिर ओवरऑल एविएशन स्पेस में? क्योंकि अगर इंटरग्लोब सामने आई है, शायद आगे स्पाइस जेट भी आए। देखिए अर्शदा, एयर इंडिया की ये डील के कारण से क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन देखने पड़ेंगे, किस टर्म्स पे दिए जा रहे हैं ये स्टॉक या एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है। सबसे बड़ा मुद्दा एयर इंडिया के डेट का है कि उस डेट को सरकार किस तरीके से देती है। जो बायर है उसे वो डेट एक्वायर करना पड़ेगा या सरकार उसको अलग से करेगी कुछ, ये अभी कहना मुश्किल है। तो इस वजह से उस पर कॉल लेना थोड़ा सी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक एविएशन स्पेस एज अ होल का बात है, अगर आप देखें तो इनके जो मेन खर्चे हैं वो क्रूड ऑयल से आते हैं। क्रूड ऑयल जब तक सबड्यूटेड है तब तक मैं सोचता हूँ इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और हमने कई कंपनियों को देखा है, खास करके स्पाइस जेट की अगर बात करूँ तो उन्होंने जिस तरीके से ऑर्डर्स डाले हैं नए विमानों के लिए वो, और जिस तरह की ग्रोथ की बात मैनेजमेंट ने करी है, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमें यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान नज़र आता है। इंटरग्लोब एविएशन के थोड़े वैल्यूएशंस ऊंचे हैं, थोड़ी करेक्शन में मैं बिल्कुल खरीदारी की सलाह दूंगा, लेकिन इस वक्त अगर लेना हो तो मैं समझता हूँ स्पाइस जेट बेहतर विकल्प है। सर, सवाल ये है, इंटरग्लोब एविएशन आज जैसे है वो तो ठीक है, इसके ऊपर एयर इंडिया अगर आ गया तो इसका क्या होगा? नहीं लगता है वहां पर संपर्क। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है प्रदीप, क्योंकि सब लोग ये कहेंगे जब होगा तब देखेंगे। इधर वेज इंटरग्लोब एविएशन जो 3% टूटा था वहां पर निचले लेवल से काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे और जो वायदे बाजार में एक्टिव होते दिखाई देंगे, 5 नए शेयर हैं याद रखिए जो कल सीरीज का हिस्सा बनेंगे, जिसमें चेन्नई पेट्रो है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, मन्नपुरम फाइनेंस, रेपको और श्रेय इंफ्रा। और इसमें आप देखिए आईसीआईसीआई प्रू और चेन्नई पेट्रो में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इवन सो मन्नपुरम में भी अच्छी खरीदारी बन रही है, 3% का उछाल इधर भी देखा गया है। वागले साहब, इन 5 में से अगर आज किसी ने कोई ट्रेड लेना है, क्या सलाह होगी, क्या आप प्रेफर करेंगे पिक करना? हर्षदा, मन्नापुरम एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था कुछ दिनों से, तो बिटवीन द स्टॉक्स दैट यू मेंशन्ड आई थिंक मैं वो उसमें आई विल गो विद मन्नापुरम फाइनेंस। इन सभी में से दरअसल आईसीआईसीआई प्रू देखिए, ये 300 वाला आज 450 पे आ गया है, मुश्किल से 6 महीने में मेरे ख्याल से। जरा 6 महीने का चार्ट दिखाइए। राजेश, क्या कहते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। जिस तरीके की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर में नंबर 1 है और टोटल सेक्टर को देखें तो जस्ट आफ्टर एलआईसी है। मुझे लगता है जिस तरीके की कंपनी की मैनेजमेंट है, जिस तरीके की बढ़त है, वैल्यूएशन में अगर आप देखें तो 3.5 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हमारे देश में बहुत कम है और जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से इनके ग्रोथ प्लान्स है, मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी भी बहुत वैल्यू बचती है और हमारी राय इसमें अभी भी बाइंग की है। ओके, तो अभी भी मौका है, भले ही पिछले 6 महीनों में 60% के रिटर्न्स स्टॉक ने बनाए हो। याद रखिए कल से ये जुलाई सीरीज का हिस्सा बनेगा, वायदे बाजार में भी आप ट्रेड कर पाएंगे इसमें। और देखिए धमाकेदार रिटर्न्स इसने दिए हैं। इस बीच बाजार ने 9500 का साथ छोड़ा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी का लेवल सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर है, इंडेक्स सेंसेक्स भी 7 पॉइंट ही ऊपर है। बैंक निफ्टी 35 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। टाटा मोटर्स, डीवीआर
TCS, अंबुजा, ACC ये स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा ऊपरी लेवल से तेज गिरावट आती हुई। इनफैक्ट टाटा मोटर्स DVR मेरे ख्याल में टॉप लूजर साबित होगा आज के ट्रेड का। क्या लग रहा है श्रीकांत? वैसे देखा जाए तो ये पूरे सीरीज में अगर टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी एक उतार चढ़ाव भरा एक सेशन था, बट समाव मुझे लगता है कि वापस ही अपने मंथली लोअर लेवल्स के आसपास आके अगर रुके हुए हैं तो डेफिनेटली रोल ओवर्स के बेसिस पे इसमें वीकनेस आ रहा है। लेकिन समाव मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 1 या 2 महीने का व्यू हो तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स DVR ये दोनों अगर हम लॉन्ग करके चल सकते हैं तो शायद वो फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है और इनकी जो एक ओवरऑल एक मंथली पैटर्न अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी एक प्रॉमिसिंग पैटर्न है। करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। ओके अच्छा, आज की एक और स्टोरी राजेश, और उस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। केयर रेटिंग में जो हिस्सेदारी बेची गई करीब 9%, कैनरा बैंक ने बेची और क्रिसिल ने खरीदी। 3 स्टॉक्स हैं यहाँ पे, कैनरा बैंक, केयर और क्रिसिल। क्या व्यू है आपका? देखिए, कैनरा बैंक ने मैनेजमेंट ने ये व्यू दिया था कि वो जो नॉन कोर एसेट्स है उसको बेचेंगे और उस तहत उन्होंने बेचा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके और भी नॉन कोर एसेट्स जो हो उनको बेचने की कोशिश करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि PSU बैंक्स की हालत जिस तरीके से है और सभी इस कोशिश में है कि उसे सुधारा जाए। कैनरा बैंक एक अच्छा बैंक है जो NPA की मार झेल रहा है और मैं समझता हूँ कि साल भर के बाद जब NPA की जो दिक्कतें हैं थोड़ी कम होती हुई नजर आएंगी RBI के नए रूल्स के मुताबिक, तो मुझे लगता है कि अच्छा निवेश साबित हो सकता है। जहाँ तक क्रिसिल और केयर की बात है, दोनों ही अच्छी रेटिंग कंपनियाँ हैं इस वक्त, बट दिक्कत यह है कि इन दोनों में वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, तो रिटेल निवेशक के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। बट HNI कैटेगरी हो या इंस्टीट्यूशनल बिजनेस हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, तो केयर में 11-12% का उछाल देखने को मिला है उस पर्टिकुलर डील के बाद। कैनरा बैंक ने इनफैक्ट वो हिस्सेदारी बेची जो क्रिसिल ने खरीदी। कुछ काउंटर्स जो इस समय एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। PSU बैंक देखिए, PNB आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2-2.25% का उछाल इसमें बनता हुआ 138.45 पर। क्या लग रहा है बागले साहब, तेजी करके जाए क्या? हर्षदा, माइल्डली पॉजिटिव ही मैं कहूंगा। मुझे लगता है 142-142.50 के आसपास तक की ही अपसाइड है, तो फॉर 4 रुपीज में विच इज अराउंड 3% और सो मैं वेट करूंगा। मैं इतना कीन नहीं हूं लॉन्ग करने में। चलिए, तो आप फिलहाल वेट करेंगे PNB के लिए, लेकिन वक्त हो चुका है BTST या STBT जानने का और उसके लिए आपको बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है। पहली कॉल आपके लिए आती हुई विशाल मलकान की। वोल्टास फ्यूचर्स पे बाय कर रहे हैं, तेजी करेंगे 470 के टारगेट 451 पे लगाएंगे एक स्टॉप लॉस। 3 रुपए का रिस्क यहाँ पर है तो बहुत ही करीब है ये। टाटा स्टील फ्यूचर्स पे भी लॉन्ग की सलाह है और ये नए 52 वीक हाई पे आ चुका है। इनफैक्ट 550 के टारगेट 528 पे स्टॉप लॉस लगाने की राय दे रहे हैं विशाल मलकान। साथ ही यहाँ पर मनीष की भी राय आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मनीष हाथी रमनी की राय आ रही है। ACC में बिकवाली की पोजीशन दे रहे हैं। 1525 का टारगेट इन्होंने दिया है। 1640 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इसके साथ ही मनीष के रेडार पर है मारुति का शेयर, यहाँ पर बेचने की सलाह है। 7080 तक टूट सकता है ये काउंटर, ये इनका मानना है, और 7350 ये इनका स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। श्रीकांत चौहान बताइए क्या सलाह होगी STBT BTST? मुझे लगता है कि जैसे ओवरऑल जो स्मॉल स्टॉक्स में जो एक्टिविटी है उसके बेसिस पे सुजलॉन एक स्टॉक है जो अच्छा करेक्ट हो चुका है। आज के दिन में अच्छा रिवर्सल है और मुझे ये स्टॉक लगता है कि शायद 19.5 या 20 के लेवल्स को आने वाले 1 या 2 दिन में छू सकता है। लेकिन आज के दिन का जो फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम इसे BTST के बेसिस पे लॉन्ग लेके चल सकते हैं। 17 के स्टॉप लॉस रहेंगे और टारगेट्स रहेंगे 20 के करीब के। और शॉर्ट के लिए मुझे लगता है कि येस बैंक शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि आज HDFC बैंक और काफ़ी अदर प्राइवेट बैंक्स में भी काफ़ी अच्छा एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो येस बैंक यहाँ से करेक्ट हो सकता है। 1370 के टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे 1470 के करीब के। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का, क्योंकि 55 मैकडॉनल्ड के जो आउटलेट्स हैं दिल्ली में उसमें से 43 आउटलेट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब क्या वजह है उस लाइसेंस रद्द करने की वो आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ये वो ब्रांड लेकर आई है भारत में। ये लिस्टेड कंपनी है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। 222 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसमें हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से दबाव आ रहा है। इनफैक्ट मेरी स्क्रीन पर पिछले 20 मिनटों में 2%
गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि हमारी रिसर्च टीम कह रही है कि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक अपडेट लेकर आएंगे क्योंकि हमारे देश में कूल ऑफ कर रहा है। चूंकि वेस्टर्न मार्केट और नॉर्दर्न मार्केट में अलग अलग 2 फ्रेंचाइजीज रहे हैं और वेस्ट लाइफ डेवलपर्स जो वेस्ट की कंपनी है, वेस्टर्न इंडिया के आउटलेट्स को मैनेज करती है, और ये जो लाइसेंसेज रद्द हो रहे हैं वो दिल्ली के हैं। दरअसल दिल्ली के फ्रेंचाइजी और मैकडॉनल्ड्स और वेस्ट लाइफ के मैनेजमेंट के बीच में काफ़ी वक्त से खींचतान चल रही है पूरे देश में अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए, और ये उसी खींचतान का एक इम्पैक्ट नज़र आता है। राजेश, क्या आप ट्रैक कर रहे हैं इस डेवलपमेंट को, कोई राय देंगे इस पर? देखिए, सही कहा प्रदीप जी आपने कि ये खींचतान मैनेजमेंट की करीब 1-1.5 साल से चल रही है, हो सकता है उससे ज़्यादा से चल रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑल्दो वेस्ट लाइफ जो है वो सिर्फ वेस्टर्न मार्केट की फ्रेंचाइजी है और उससे इस दिल्ली के जो लाइसेंसेस रद्द हुए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किस कारण से ये किस ग्राउंड पे रद्द हुए हैं। अगर कोई क्वालिटी कंसर्न्स है या और कुछ है तो उसका इफेक्ट दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, और इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो बिल्कुल बनती है। जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा दूर रहें स्टॉक से तो बेहतर होगा। ओके, तो इस समय जो एरेंट बिकवाली हुई है उससे बचें। 2% हल्का हुआ है अपने हाई से काउंटर, तो वो अफरा तफरी ना करें या फिर हड़बड़ी में स्टॉक बेचे नहीं। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर इस समय चमक रहा है। कुछ और काउंटर्स हालांकि जहां पर बिकवाली होती दिखाई दे रही, टेक्नोलॉजी काउंटर्स भी प्रदीप नरम पड़ रहे हैं। TCS जैसा काउंटर है जो नरम है। इसके अलावा MEP इंफ्रा, सनफार्मा, टाटा मोटर्स, ये दूसरे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है सेल साइड की पोजीशन साफ देखने को मिली है। आज के ट्रेड में एकदम फ्लैट है बाजार, मुश्किल से मेरे ख्याल में 9500 पर टिकेंगे हम। बिल्कुल, लेकिन 9500 के ऊपर या नीचे ये इंटरेस्टिंग होगा। 9500 के काफ़ी करीब एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी, ये तो अनुमान है ही। पर कुछ स्टॉक्स देखिए जो आखिरी मिनटों में तेजी दिखा रहे हैं बाजार में। डॉक्टर लाल पैथलैब, आज ही ये डाउनग्रेड हुआ है मॉर्गन की ओर से, और स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों के दौरान अच्छी खरीदारी 4% के आसपास बढ़त के साथ बंद होने की तैयारी में है। IIFL होल्डिंग्स देखिए, मोतीलाल देखिए, इन दोनों शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। चेन्नई पेट्रो एक और FNO का नया कैंडिडेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तेज़ी बनती हुई। सनटेक, वेंकीज, आरकॉम, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर जाते जाते लोग खरीदारी कर रहे हैं। भले ही निफ्टी वॉलेटाइल हो रहा हो, लेकिन निफ्टी की वॉलेटिलिटी का असर ब्रॉड मार्केट पे बहुत ही लिमिटेड है, ये कहना चाहिए। इन सारे स्टॉक्स में डॉक्टर लाल पे ज़रूर नज़र होनी चाहिए हमारी। जिस तरह से ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर था और आज इस खबर के बाद इसने उछाल दिखाई है। श्रीकांत, क्या कहते हैं चार्ट्स? वैसे देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छी एक बढ़त देखी गई है, और इनफैक्ट अगर इसका ओवरऑल फॉर्मेशन देखेंगे तो आज के दिन में एक बार रिवर्सल जैसा फॉर्मेशन है। तो इसके फॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे लगता है कि जो आज के लोज है वो इंपॉर्टेंट लोज के बेसिस पे वर्क करेंगे, और आज के जो ओवरऑल फॉर्मेशन के जो 50% रिट्रेसमेंट एरिया है जो रहेंगे क्लोज टू 800 के आसपास के, मुझे लगता है उसी स्टॉप लॉस के साथ अगर हम इसे एक ट्रेडिंग पोजीशन के बेसिस पे अगर लॉन्ग करके चलते हैं तो वो शायद फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें एक काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था 980 से लेकर कुछ 790 तक का। तो एक डेड कैट बाउंस आ सकता है कि जो शायद स्टॉक को यहाँ से 900 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। रेटिंग कट की है या फिर टारगेट घटाया, उसका असर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है इस काउंटर पर। लेकिन BTST की हम बात कर रहे थे और वागले साहब हमारे साथ हैं। वागले साहब, बताइए आपने कौन से शेयर चुने हैं? अर्षिता, मैं एक BTST बाय करके जाऊंगा, दूसरा सेल होगा। बाय में मैं वेदांता के साथ बाय करने की सलाह दूंगा। 249 के स्टॉप लॉस है फॉर अ टारगेट ऑफ 258, और STBT में हैवेल्स में करना चाहूंगा जो बेचा जा सकता है। 453 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट होगा 441। ओके, राजेश अगर हमारे साथ अब जुड़ चुके हों तो उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। काफ़ी सारे IPOs बाजार में हैं और राजेश ही उन पर राय दे सकते हैं, लेकिन चलिए। अच्छा, राजेश से लगता है हमारा संपर्क अब बन चुका है। राजेश, ये बताइए, एलिस लाइफ जो आज की लिस्टिंग अच्छी तो नहीं रही, अब क्या करेंगे?
देखिए, पिछले हफ्ते की भी हमारी चर्चा में हमने ये कहा था कि एरिस लाइफ साइंस में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है, ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, खास करके जो डिवीजन में वो काम करती हैं कार्डियोवास्कुलर और डायबिटीज़ में, बट वैल्यूएशंस बहुत ऊंचे थे। 30-35 की पी पे ट्रेड कर रही थी, जबकि आप देखें तो जो रेपुटेड ब्रांड्स हैं, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो हैं, वो बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे उपलब्ध थी। तो इस वजह से हम दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस बार अभी जिसके अलॉटमेंट आए हैं, एक बार मुनाफा वसूली कर लें या लॉस बुक कर लें तो बेहतर होगा। साथ ही राजेश, CDSL ये अपनी पारी की शुरुआत करेगा और जिस तरह का रिस्पांस मिला था इस इशू को, क्या बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद की जाए? क्या ये डीमार्ट जैसे ही चाल दिखाएगा? देखिए, डीमार्ट की तरह की चाल दिखाएगा ये नहीं कहना मुश्किल है, बट अपने आप में एक बहुत ही उम्दा इशू था। 170 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, और हमारा ये अनुमान है कि कम से कम 250 से 250 के बीच की लिस्टिंग होगी। अगर उसके ऊपर कहीं भी आता है किसी भी कारण से, तो मैं कहूँगा एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अगर 250 के ऊपर की लिस्टिंग आती है तो 250 के ऊपर आप मुनाफा वसूली करें, ये राय CDSL के इशू पर आ रही है। लेकिन AU फाइनेंस एक और ऑप्शन जो अभी आपके सामने ओपन है, कल का दिन भी है। राजेश, क्या कहेंगे आप? वहाँ बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप देखें तो कंपनी 3 बेसिक कारोबार में है, एक व्हीकल फाइनेंसिंग, MSME और SME में, और उन्हें स्मॉल बैंकिंग का भी लाइसेंस मिल गया है, जिसके बाद उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स भी जोड़े हैं। 300 के ऊपर उनके ऑलरेडी ब्रांचेज हैं, 162 नए ब्रांचेस खोलने की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो हो सकता है कि इस वक्त आपको एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम्स मुझे थोड़ा सा ऊंचा लगेगा, या निवेशकों को भी ऊंचा लगेगा। बट जिस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपनी में, उनको देखते हुए और मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है उसको देखते हुए, मैं समझता हूं कि दोनों तरीके से, फ्लिपिंग के लिए भी और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए भी, इसमें निवेश करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए और ऑफ कोर्स लिस्टिंग गेन का भी फायदा मिलेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी पैसे लगाने का मौका आपके लिए है, उसको आजमाइएगा जरूर। इस बीच कुछ स्टॉक्स इस नरम पड़ते बाजार में जहां पर तेजी आ रही है। पागले साहब, सुजलॉन पर अब क्या राय बन रही है? क्योंकि 18.30 के आसपास आ चुका है और आज फिर देखिए 3% से ज्यादा का उछाल, और दोपहर बाद ही ये मूव आया है। माइल्डली पॉजिटिव मैं कहूंगा अर्षदा, जो कि 19.5 ऑन एन आउटर साइड 20 तक जा सकता है, उसके ऊपर का मेरा व्यू नहीं है। ओके, चलिए, आज की एक्सपायरी तो अब लगता है कि उम्मीद के मुताबिक 9500 के आसपास ही हम होते हुए देख लेंगे। लेकिन अगली सीरीज के लिए राजेश, हम तमाम स्ट्रैटेजी और सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अगली सीरीज में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? क्या जून क्वार्टर के नंबर्स होंगे या आप कुछ और देख रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें होंगी। एक तो जून क्वार्टर्स के नंबर आएंगे जो कि देखेंगे, उसी हिसाब से रुझान चलेगा बाजार का। दूसरे सबसे बड़ी बात आएगी कि GST किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। दूसरे और मैनेजमेंट जो कि आफ्टर जून के रिजल्ट्स वो जो कमेंट्री देंगे कि आने वाले दिनों में GST से उन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या वो किस तरह से इन्विजाज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने की बात होगी नेक्स्ट सीरीज में। इनफैक्ट इस ओवरऑल सीरीज में आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस के लिए सबसे खराब सीरीज रही है ये। HPIOC, BPCL जैसे काउंटर्स दबाव में रहे हैं ज्यादातर समय। इनफैक्ट 11-12% का नुकसान दिन के हाई से या फिर अपने पीक से इन काउंटर्स ने दिखाया है। हालांकि चुनिंदा एरियाज थे जहां पर हमने देखा आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला, उसमें चुनिंदा बैंक्स हैं या फिर रायल जैसा काउंटर है जहां पर थोड़ा सा ट्रैक्शन जरूर देखने को मिला है। श्रीकांत, अब अगली सीरीज के लिए कोई ऐसे आपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कुछ शायद स्ट्रॉन्गर रोल ओवर्स हैं, तेजी की पोजीशंस लोगों ने काफी ऐड की हैं और वो शायद लीड कर सकते हैं मूव को? मुझे लगता है कि ये जो करंट करेक्शन है वो एक करेक्टिव बेसिस पे है, और जैसे ही अपने करेक्शन को पूरा कर लेगा 94, उसके बाद एक वापस रैली रिज्यूम कर सकता है मार्केट। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो इस पर्टिकुलर फॉल में भी जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, लाइक मेटल्स है या तो रियल इस्टेट है, मुझे लगता है वहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, और वहाँ पे अगर पोजीशंस बनाते हैं तो एक अच्छे पैसे बन सकते हैं। जो एक नए स्टॉक्स जो अभी इस पर्टिकुलर सीरीज में ऐड होने वाले हैं, उसमें से श्रेय इंफ्रा में अच्छा लग रहा है, मन्नपुरम अच्छा लगता है कि वहाँ पे एक पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं।
आने वाले महीनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन दो स्टॉक से एक्सपेक्टेड है। और फ्रॉम द मेटल स्पेस हमें अच्छा लग रहा है वेदांता और टाटा स्टील, ये दो स्टॉक है कि जिसमें यहाँ से भी हमें कम से कम 10% के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। तो ये 4 स्टॉक्स वेदांता, टाटा स्टील, श्रेय इंफ्रा और मन्नपुरम, इन पे हम फोकस करेंगे। अच्छा, श्रेय इंफ्रा लेंगे तो जिन कंपनियों को ये लोन देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की अगर हम बात करें, तो ऐसे में जेपी एसोसिएट्स, जीवीके पावर, राजेश, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी तेज़ी में हैं, लेंगे आप? देखिए, ट्रेडिंग के नज़रिए से भले ही इनमें पोजीशन ली जा सकती हो, जो कि टेक्निकली फॉलो करना ज़्यादा बेहतर होगा, बट फंडामेंटली मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसी कोई जल्दबाजी इन स्टॉक्स में करनी चाहिए। ऑल्दो बहुत अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं खबरों के चलते, बट एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि डेट अपनी जगह अभी भी खड़ा है, फिर वो चाहे जेबीके का हो या जेपी एसोसिएट्स का हो, सबके डेट की प्रॉब्लम अभी भी अपनी जगह खड़ी है। और बावजूद उनके कि बहुत सारे एसेट्स को बेचने की बात कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई मीनिंगफुल कट उस डेट में देखने को नहीं मिला है। तो मैं नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म के होराइजन के लिए या मीडियम टर्म के होराइजन के लिए इन स्टॉक्स में इस वक्त निवेश करना चाहिए। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज लगातार बनी हुई हैं। बागले साहब, ये दोनों स्टॉक देखिए, जेपी एसोसिएट्स और जीवीके पावर। मेरा व्यू जेपी एसोसिएट्स पे बुलिश है। जीवीके पे पावर में भी मैं थोड़ा अपसाइड देख रहा हूँ टू द ट्यून ऑफ 9.5। बिटवीन द टू प्रदीप मैं जेपी एसोसिएट्स चुनूंगा। इनफैक्ट मैंने 15-16 में ये बाय दिया था और मेरा 22.5 का एक टारगेट आया है। अभी मंथली पैटर्न काफी पॉजिटिव उभर कर आ रहा है, तो मुझे लगता है ये मूव 27, 28, प्रोबेबली 29 तक कंटिन्यू हो सकती है। तो स्टॉप लॉस होगा 19 का और अपसाइड 28, 29 तक का मैं अगले 3 से 4 हफ्तों का व्यू लेके चलता हूँ। ओके, 3 से 4 हफ्तों के पर्सपेक्टिव से जेपी एसोसिएट्स प्रेफर्ड प्ले रहेगा। लेकिन देखिए, आज का एक्सपायरी के दिन बाजार कहां पर टिक रहा है? 9500 के नीचे फिलहाल, 94, 97 के आसपास यहां पर दिन ढलने की स्थिति में है। 6 पॉइंट की बढ़त सिर्फ। सेंसेक्स हालांकि हम देख रहे हैं 26 पॉइंट नीचे है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। और प्रदीप, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टर्नओवर वाला दिन है और साथ ही रिकॉर्ड टर्नओवर वाली ओवरऑल सीरीज भी देखी गई है। बिल्कुल, तो 14 लाख करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और इस सीरीज के दौरान हमने कई बार शानदार टर्नओवर होते हुए देखे हैं। और आज अगर आप कैश मार्केट में देखते हैं तो तकरीबन 33,000 करोड़ का वॉल्यूम वहाँ से आया है। बाकी पूरा वायदा कारोबार से ही है, मोटे तौर पे एनएससी वायदा कारोबार से, और वो आप फिलहाल आंकड़े आपके स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे। आज के दिन हालांकि ओवरऑल क्लोजिंग मजबूत दिख रही थी, लेकिन आखिरी मिनटों में बाजार गिरा है। निफ्टी की एक्सपायरी दिन के हाई से करीब 60-65 पॉइंट नीचे आकर होती हुई आपको नजर आएगी। बैंक निफ्टी नेगेटिव जोन में आ चुका है, 10, 12, 13 पॉइंट नीचे अब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 9500 के आसपास घूम रहा है। एडजस्टेड फिगर क्या आता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है 9500 के काफ़ी करीब या 9500 का ही लेवल आपको अगर नजर आए तो कोई सरप्राइज नहीं। मार्केट ब्रेथ हालांकि 2:1 है, तो बढ़ने वाले शेयर्स ज़्यादा रहे हैं ऐसा दिखाई देगा आपको, लेकिन निफ्टी के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा दिन। तो एक एक्सपायरी, भारी उतार चढ़ाव के बाद फ्लैट सा होता हुआ निफ्टी और नुकसान के साथ बंद होता हुआ निफ्टी बैंक। फिलहाल तो 9498.6 है, पर मुझे लगता है 9500 के ऊपर निकलेगा और वो फिर एकदम ठीक पड़ेगा हमारे पोल के लिहाज से भी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग 55% ब्रोकर से हमारी जो बात हुई थी उन्होंने यही कहा था कि 9500 या फिर उसके हल्के ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस है। और 94, 98, 60 पर इनफैक्ट वो प्रोविजनल आंकड़ा जरूर देखने को मिला है। लेकिन ढेरों काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा निचले स्तरों से सहारा लिया बाजार ने, मेटल्स थे, एक्सिस बैंक ऑफ कोर्स आज का आउट परफॉर्मर रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कई काउंटर्स रेडार पर थे। बागले साहब, कल के लिए क्या तैयारी होगी? ऑफ कोर्स हम नई सीरीज की शुरुआत तो जरूर कर रहे हैं, न्यू एंट्रेंस पर ज्यादा एक्शन रहेगा या फिर जहां पर मेटल्स में हमने देखा अच्छी खासी पोजीशंस रोल हुई हैं उधर आप ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे? हर्षदा, मेटल्स तो काफी स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहे हैं। वेदांता, टाटा स्टील, ये स्टॉक्स है जो मुझे लगता है अगेंस्ट द मार्केट चलेंगे। आप निफ्टी की बात करेंगे तो मैं अभी भी समझता हूं कि ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। 9550, 9570 ये रेंज है जहां पर मैं आज भी मैंने मॉर्निंग में कहा था कि बेच के जाने की ये करूंगा। जो फॉल, वैसे बड़ा फॉल तो आया नहीं,
बट अभी भी मैं समझता हूँ वही स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करेगी अगर आप निफ्टी की बात करो तो। और जैसे ही 9470 ब्रेक होगा हम और नीचे 100 पॉइंट की तरफ जाएंगे, लेकिन बॉटम भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं 9400 9380 इसके आसपास बनना चाहिए। तो ब्रॉडली 9600 9400 ये रेंज अगले हफ्ते की तो मैं बात करूंगा कि ये हफ्ते तक ये रेंज में निफ्टी रहेगा और नियर 9600 बेचना चाहिए, नियर 9400 बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। ओके, लेकिन श्रीकांत जैसे कि आप कह रहे थे 6 सीरीज तक लगातार पॉजिटिव रिटर्न देने के बाद फाइनली जून सीरीज में नेगेटिव रिटर्न आया है, तो दिसंबर से लेकर मई तक लगातार पॉजिटिव रिटर्न आया और उसके बाद ये नेगेटिव पहली बार 200 पॉइंट हम हाई से नीचे आए हैं। ये शायद बहुत बड़ी बात नहीं है और अगली सीरीज में फिर से रिकवर हो जाए ऐसा लगेगा, लेकिन अगर आप वहीं मिड कैप इंडेक्स को देखिए श्रीकांत, तो ये अपने हाई से, स्विंग हाई से या ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट नीचे है आज के क्लोजिंग लेवल पर। तो ये तो रिवर्सल के संकेत साफ तौर पे दे रहा है। बिल्कुल। अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो उसमें जो बीटा है या तो परफॉर्मेंस अगर देखते हो स्टॉक स्पेसिफिक, तो मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा देखा था और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रॉफिट टेकिंग वाला एक करेक्शन है और इसी वजह से अगर हम सेल ऑफ देखेंगे तो नेचुरली मिड कैप स्टॉक्स या जो BSE NSE 500 है उनमें ज़्यादा देख सकते हैं और इसी वजह से उसी बेसिस पे इनफैक्ट फॉल हो रहा है। तो समाव मुझे लगता है कि जहाँ पे निफ्टी स्टेबल होते हुए नज़र आएगा वहाँ पे हमें वापस मिड कैप इंडेक्स में एंटर होना पड़ेगा और मिड कैप स्टॉक्स में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है कि जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया था और उसके बाद उनमें करेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये टाइम है कि जहाँ पे आप पोर्टफोलियो को थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जो स्टॉक आपसे मिस हो गए हो उन स्टॉक को आप वापस अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए आपको एक शायद मौका मिलेगा। जैसे PNB हाउसिंग फाइनेंस था कि जो 900 से लेकर एकदम से 1700 हो गया था, अभी मुझे लगता है 1500 या 1450 के करीब करीब इसे काफ़ी अच्छा एक सेटअप मिलेगा बाइंग करने के लिए। तो नेट काफ़ी सारे स्टॉक है, बट येस इसमें रिवर्सल ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, बट येस ये करेक्शन आ रहा है और अगर आप रिट्रेसमेंट के बेसिस पे या तो निफ्टी के बेसिस पे देखते हो तो जहाँ पे निफ्टी स्टेबल होते नजर आए वहाँ पे हम इसमें वापस एंटर हो सकते हैं। ओके, तो ये होगी रणनीति अगली सीरीज की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और अब देखते हैं स्टॉक 2020 का नतीजा। और आज इनफैक्ट अच्छा कंपटीशन रहा है नीरज और हेमंत के बीच। लगातार हेमंत जो अच्छे रिटर्न्स दिखा रहे थे, आज के भी रिटर्न्स काफी दमदार हैं, 3.5% के। नीरज ने और मेहनत की और 4.5% की कमाई की है और आज की बाजी जीती है। देख लेते हैं हमारे कैप्टन ने कौन से स्टॉक्स चुने अपनी टीम के लिए। जिंदल ड्रिलिंग, JP इंफ्रा, शिवा सीमेंट और डॉल्फिन ऑफशोर आज के आउट परफॉर्मर्स हैं जो नीरज की टीम में शामिल थे। वहीं हेमंत की टीम भी देख लेते हैं, इसमें ISMT, तनेजा एरोस्पेस, ऑयल कंट्री ट्यूब्यूलर और पटेल इंटीग्रेटेड शामिल हैं। और इसके साथ फिलहाल आखिरी सौदा में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के ठीक बाद हम लेकर आएंगे आज के सत्र का पूरा रिकैप मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार।